नरेंद्र मोदी ने आज अफवाह गैंग का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया। देश के लोगों को कौन डराता है, कौन भड़काता है, गलत इरादों से कौन राजनीतिक खेल खेलता है, मोदी ने सब बता दिया। देश में अस्थिरता कौन फैलाना चाहता है, देश को नाकाम होते हुए कौन देखना चाहता है और देश में बर्बादी का तूफान आ जाएगा, इसकी भविष्यवाणी कौन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐसे सारे चेहरों को एक्सपोज कर दिया। वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हर रोज देश को पैनिक में डालने वाला प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन पिछले 110 दिनों में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े क्राइसिस को कैसे मैनेज किया, मोदी ने युद्ध से पैदा हुई आपदा को हिंदुस्तान के लिए अवसर में कैसे तब्दील किया, प्रधानमंत्री ने आज पहली बार विस्तार से सब बताया है। और भारत आगे क्या क्या करने वाला है, मोदी ने इसका पूरा रोड मैप भी समझाया है। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए। जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। किसने क्या अफवाह फैलाई, मोदी ने किस अफवाह गैंग की पोल खोली, किसने लोगों को डराया, भड़काया, मोदी ने आज पब्लिकली किसका नाम बताया, गलत इरादे से राजनीतिक खेल खेलने वाले किस चेहरे को आज नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया। जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे, पड़े होंगे, पड़े होंगे, पड़े होंगे। नरेंद्र मोदी का वो कौन सा सियासी दुश्मन है जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है? नरेंद्र मोदी का वो कौन सा सियासी विरोधी है जो भारत को असफल होते हुए देखना चाहता है? नरेंद्र मोदी का वो कौन सा अपोनेंट है जो भारत की बर्बादी की भविष्यवाणियां करता है? नरेंद्र मोदी का वो दुश्मन कोई और नहीं, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, जो 1 महीने पहले तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र मोदी रोएगा, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेगा। वेस्ट एशिया वॉर शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होते ही राहुल ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि भारत में आर्थिक तूफान आएगा, सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा। और देख लेना 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा। फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है, केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। सुबह उठते ही मोदी, दोपहर में मोदी, शाम होते ही मोदी, रात में भी मोदी मोदी मोदी, सिर्फ और सिर्फ मोदी। पूरे 110 दिनों तक राहुल गांधी मोदी मोदी करते रहे। मई के महीने में एक वक्त तो ऐसा भी आया जब 48 घंटों में 55 बार राहुल ने सिर्फ मोदी का ही नाम लिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी। नरेंद्र मोदी आपसे कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है, तो नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी 24 घंटे, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बेचा है, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सौदा किया। नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी, नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं, मोदी जी ने क्या किया?
नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया। नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचाएगी। नरेंद्र मोदी कहेगा, नरेंद्र मोदी रोएगा। नरेंद्र मोदी की फंडिंग, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? तो नरेंद्र मोदी घुसे। नरेंद्र मोदी ने जो करना था, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं। नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। सवाल है, राहुल ने ऐसा क्यों किया? मोदी पर बार बार अटैक क्यों किया? दरअसल राहुल गांधी, उनकी पार्टी और मोदी विरोधी इकोसिस्टम का इरादा था कि किसी तरह वेस्ट एशिया वॉर से पैदा हुए हालात का सियासी इस्तेमाल करके पब्लिक के सेंटीमेंट को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर दिया जाए। और इसके लिए कांग्रेस और एनडीए अलायंस वालों ने क्या किया? पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, फर्टिलाइजर को मोदी पर हमले के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 110 दिनों तक नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। विरोधियों का प्लान यह था कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को देश का कमजोर प्रधानमंत्री साबित कर दो। मोदी पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले नेता का ठप्पा लगा दो। कुछ ऐसा कर दो कि पब्लिक नरेंद्र मोदी से नाराज हो जाए, देश में बवाल मच जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस से जुड़ी हर पार्टी के एजेंडे को पूरी तरह पंक्चर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया क्राइसिस को ऐसे मैनेज किया कि तमाम संकटों के बावजूद, दुनिया में हाहाकार मचने के बावजूद भारत का बाल भी बांका ना हो सका। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर
कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। नरेंद्र मोदी ने यह कैसे मुमकिन कर दिखाया और प्रधानमंत्री की इन कोशिशों की वजह से जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कितनी मजबूत स्थिति में है, यह भी देख लीजिए। वेस्ट एशिया वॉर को लगभग 4 महीने बीत गए, लेकिन कोई भी पेट्रोल पंप या रिटेल दुकान सूखी नहीं पड़ी। देश में हर वो परिवार जिसे गैस सिलेंडर चाहिए था उसे मिला। सरकार ने जानबूझकर अपना खर्चा बढ़ा लिया ताकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ न पड़े। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई। तेल कंपनियों ने भी 2 महीने से ज्यादा समय तक रिटेल दाम नहीं बढ़ाए, और जब बढ़ाए भी तो बहुत कम बढ़ाए। पूरे संकट के दौरान घरेलू गैस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। घरेलू सिलेंडर के दाम आयात की असली लागत से काफी कम रखे गए। कॉमर्शियल यूजर से कहा गया कि वो अपनी खपत कम करें ताकि घरों में गैस की सप्लाई बिना रुके चलती रहे। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के अलावा भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत कर ली। रूस और अमेरिका से तेल खरीद बढ़ा दी, नए सप्लायर्स जोड़े। देश के रिफाइनरियों ने एक हफ्ते के अंदर एलपीजी का उत्पादन लगभग 50% बढ़ा दिया, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट से आने वाले आयात का बड़ा हिस्सा घरेलू उत्पादन से ही पूरा हो गया। सरकार ने लंबे समय के उपाय भी तेज कर दिए, जैसे पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाना, कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देना, एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना और स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व को मजबूत करना। और सबसे बड़ी बात यह कि युद्ध के बीचों बीच से जब हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक ना के बराबर हो चुका था, उस वक्त भी भारत उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके सुरक्षित भारत पहुंचे, और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। यानी जिस वक्त मोदी विरोधी मोर्चा अफवाह और भ्रम फैलाकर देश में पैनिक क्रिएट करने की साजिशें रच रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी फ्रंट से कैसे लीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री भारत के लोगों के हितों की सुरक्षा कैसे कर रहे थे, यह आज नरेंद्र मोदी ने खुद बताया, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया। रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं, हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी, और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी। और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी, उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया, और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था, उन्हें भी इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन
यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन हैं, जिन्होंने आपदा को मोदी के खिलाफ राजनीतिक अवसर में तब्दील किया, मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक किया। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने वेस्ट एशिया वॉर से आई आपदा को भारत के लिए अवसर में तब्दील कर दिया, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भी बनाया और इस संकट से भी उबारा। नरेंद्र मोदी के इस क्राइसिस मैनेजमेंट वाले हुनर पर हिंदुस्तान क्यों इतना ट्रस्ट करता है, ये समझने के लिए आज आपको अलग अलग सर्वे के आंकड़े भी दिखाते हैं, जो इन्हीं 110 दिन के दौरान आए जब वेस्ट एशिया में वॉर का क्राइसिस चल रहा था। 2026 मई के महीने में दुनिया के 30 देश में हुए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में भारत 66.6 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, जो सभी देशों में सबसे ज्यादा है। और भारत अकेला ऐसा देश है जिसका स्कोर 60 के पार गया। अप्रैल 2026 में आए इप्सोस के व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे में भारत 30 देशों में दूसरे सबसे आशावादी देश के रूप में उभरा। इस सर्वे में भारत के 72% लोगों ने माना कि देश सही राह पर चल रहा है। इससे भारत उन कुछ देशों में शामिल हो गया जहां लोगों का भरोसा अपनी सरकार पर बहुत ज्यादा है, जबकि उसके उलट 29 देशों में से औसतन 62% लोग सोचते हैं कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। यानी भारत का आशावादी नजरिया दुनिया के बाकी मुल्कों से बिल्कुल अलग दिखता है। और अब जुलाई 2026 में भी इप्सोस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के सभी देशों में पहले नंबर पर है। इसमें भारत का स्कोर 63.8 है, जो दुनिया भर में सबसे ऊंचा है। और जुलाई में भी भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां उसका स्कोर 60 के पार है। और भारत के लोगों के इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। आज आपको यह तस्वीर भी रिकॉल करनी चाहिए। मई के महीने में मोदी यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर गए। जून में मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर गए और अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी सेशल्स का दौरा करके लौटे हैं। वेस्ट एशिया वॉर के बीच मोदी के इन इंटरनेशनल टूर पर भी उनके विरोधियों ने खूब तंज कसा। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा कई हफ्तों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह कैंपेन चलाया कि देश को मुसीबत में छोड़कर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल गए। कांग्रेस ने यह तक कहा कि मोदी अपनी जिम्मेदारी भूल गए। यह कुछ और नहीं, मोदी विरोधी टूलकिट का एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा पब्लिक की नजरों में मोदी को कमजोर दिखाना था, लेकिन विरोधी अपने इस प्लान में फेल हो गए। रही बात नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की, तो पहली बार प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि उनके विदेशी दौरों से भारत के दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण कनेक्शन से वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच हिंदुस्तान को कितना और कैसे फायदा पहुंचाया। युद्ध की वजह से
डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी आपदा के वक्त देश को मुसीबत से निकालना भी जानते हैं और फ्यूचर का रास्ता भी बनाना जानते हैं। और आज उसका एक और बहुत बड़ा सबूत कैमरे पर मिला। मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट को इनॉग्रेट किया। इस प्लांट में आज से प्रोडक्शन शुरू भी हो गया। मोदी ने जो शुरुआती टारगेट सेट किया, उसके तहत इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप बनाए जाएंगे और आने वाले सालों में हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित हो चुका है। और आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि 5 महीने में ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 3 प्लांट शुरू हो गए हैं। यानी मोदी तय कर चुके हैं कि वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत को एक बड़ी ताकत बनाकर ही रहेंगे। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुवेश जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली। कुछ कंपनियों से बातचीत भी की। भारत सरकार भी उस समय बड़े बड़े बयान दे रही थी, तो कुछ कंपनियां बातचीत करने के लिए आती भी थी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उस समय क्या हो गया कि उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना, और उस समय देश में इन विषयों की चर्चा कोई करता नहीं था, और मैं जी भी करता था तो यहां मीडिया वाले मेरी मजाक उड़ाते थे।
उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं। भारत में बना हुआ C295 विमान बड़ौदा में बना और हवा में उड़ान भी भरी। एक जमाना था साइकिल बनाने वाला भी कोई आ जाए ना तो हम मिठाई बांटते थे दोस्तों, आजकल हवाई जहाज बनाने वाले आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि मोदी के दुश्मनों ने समय समय पर सेमीकंडक्टर के बहाने भी मोदी विरोध की सियासत की है। सेमीकंडक्टर प्लांट एक राज्य से दूसरे राज्य भेज दिया, मोदी ने रोजगार छीन लिया। कांग्रेस सहित इंडी में शामिल बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऐसी ऐसी बातों के जरिए निगेटिविटी फैलाई, लेकिन विरोधियों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि मोदी को उनकी नकारात्मक पॉलिटिक्स से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मोदी तो अपनी धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। मोदी अपने हाथ में जो टास्क लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। रिफॉर्म्स का जो रास्ता भारत ने चुना है, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल पड़े हैं, वो और गति पकड़ेगा। और आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए।